हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविष्का नॉलेज पॉइंट। मैं पूजा वर्मा। अपन पढ़ रहे थे मानव रोग और उसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज अपन तीसरी क्लास पढ़ेंगे। आशा है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं ताकि मुझे पता चले कि बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरी इच्छा है कि आप मेरे से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मानव रोग। मानव रोग में अपन ने 2 रोग पढ़ लिए थे। एक तो पढ़ लिया था बैक्टीरिया जनित रोग और दूसरा अपन ने पढ़ लिया था वायरस जनित रोग। उन रोगों में शायद मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आज अपन पढ़ने वाले हैं फफूंद जनित रोग। फफूंद या कवक या फंजाई या फंगस। फंगस देखी भी होगी आपने। फंगस क्या होती है, कवक क्या होती है, जो अपने नॉर्मल भाषा में, अपनी भाषा में बोलते हैं बुफड़ लग गई, वो फंगस है। कवक है वो। कवक क्या करता है कि खुद उसमें भोजन बनाने की कैपेसिटी नहीं होती है, वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है और जैसे ही दूसरों के संपर्क में आता है तो उसमें जनन की क्रिया होती है। स्पोर बनते वो कवक जाल बना लेता है और बहुत ही जल्दी से फैलता है। आपने देखा होगा कि जो रोटी है, मान लो आपने 2 दिन रख दी, उसके अंदर फंगस लग जाती है और बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए अपना पहला रोग शुरू करते हैं, दमा या अस्थमा, जो कवक जनित रोग है। कवक जनित रोग, पहला रोग कौन सा है? दमा या अस्थमा। इसका रोगजनक कौन सा होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस होता है। कौन सा होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस होता है। दमा या अस्थमा का रोगजनक है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। कवक होता है। कवक का जो रिप्रोडक्शन होता है वो बीजाणु के द्वारा होता है, स्पोर के द्वारा होता है। ठीक है, प्रभावित अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। जब इसके स्पोर जो है, बीजाणु जो है, वो फेफड़ों के अंदर जाते हैं और फेफड़ों के अंदर जाते हैं तो वो अंदर जाकर के वही अपने रिप्रोडक्शन करेंगे और एक जाल जैसी संरचना बना लेते हैं। तो उससे फेफड़े क्या है, सिकुड़ने लग जाते हैं। ठीक है, और व्यक्ति को क्या आती है? खांसी आती है, सांस भरने लग जाता है, दमा हो जाता है उसको। इसके लिए कुछ दवाइयां हैं, जैसे डेरिफाइनिल है, एड्रीनलिन है, डेल्टा कोर्टिल है। ये दवाइयां जो है कुछ इसके उपचार में काम में ली जाती हैं। दूसरा अपना रोग है गंजापन। गंजापन जानते हो, सिर के बाल जो है वो उड़ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गंजापन कहते हैं। इस रोग का कारक क्या है? कौन से कवक के द्वारा होता है? टीनिया कैपिटिस कवक के द्वारा ये रोग होता है। टीनिया कैपिटिस कवक के द्वारा होता है। और कौन क्या प्रभावित होता है? सिर के बाल प्रभावित होते हैं। ये क्या करता है कवक क्या करता है कि बालों की ग्रंथियों में जाकर के, जो बाल की ग्रंथि जो होती है, बाल जो होता है वो सिर में इस तरीके से नीचे, मतलब ग्रंथि होती है बाल की, उस ग्रंथि में जाकर के ये नष्ट करना शुरू कर देता है। ये यूं कहें कि यहाँ पर जाल जैसी संरचनाएं बनानी शुरू कर देता है, जिससे बाल की जो जड़ है वो कमजोर हो जाती है और बाल टूटने लग जाते हैं या बाल झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, इसे रोग को क्या कहते हैं? गंजापन कहते हैं। ठीक है, इस रोग को गंजापन कहते हैं। नेक्स्ट अपना है दाद, या जिसको रिंग वर्म बोलते हैं। खुजली होती है, गोल गोल चकते से धब्बे से बढ़ जाते हैं और गोल गोल जो है वो इस तरीके से छोटे छोटे दाने बनते हैं, तो वो कौन सा है? दाद होता है। ठीक है, देखा भी है आप सबने। प्रभावित अंग कौन सा होता है? त्वचा प्रभावित होती है। ये भी क्या करते हैं कि त्वचा में जाकर के इसके बीजाणु जो है वो जाल बनाएंगे और जाल बनाएंगे तो वहां पर वो धीरे धीरे लाल रंग के गोले के रूप ले लेता है। ठीक है, इससे भी यही होता है कि इसकी दवाइयां आती हैं जो आप उसको एज स्किन के रूप में लगा सकते हो। खाज या स्केबीज जिसको बोलते हैं। खाज जो मतलब एक रोग होता है, धीरे धीरे जैसे खुजली चलती रहती है, खुजली लगातार चलती रहती है जैसे और ये खुजली भी कहाँ चलती है? वैसे तो सारे शरीर को प्रभावित करती है। बाकी जो कुछ ऐसे अंग हैं, जैसे कोमल अंग हो गए, जैसे उंगली के बीच का भाग हो गया, काख हो गई, यहाँ पर ये क्या करते हैं? ज्यादा खुजली चलती है क्योंकि स्किन कोमल होती है और छोटे छोटे दाने से दिखाई देते हैं पानी के भरे हुए से। तो वो रोग कौन सा होता है? खाज या स्केबीज होता है। इसका रोग कारक क्या है? अकेरस स्केबीज है। कहाँ पर होता है? त्वचा के अंदर होता है और धीरे धीरे सफेद दाग के अंदर ये परिवर्तित हो जाते हैं।
नेक्स्ट जो कवक जनित रोग है वो है एथलीट फुट। ठीक है, यानी कि पैरों के अंदर दाद जैसी संरचनाएं बन जाती है। इसका जो रोग कारक है टीनिया पेंडिस है। इसमें पाँव में दाद हो जाते हैं, खुजली चलती रहती है, और ये कोई एक व्यक्ति नंगा है जो पानी के संपर्क में आया है, उसी भी दूसरी जगह कोई बिना चप्पल पहने हुए कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो ये रोग होने की संभावनाएं रहती है, जिसको एथलीट फुट बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे अपने कवक जनित रोग। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित जो रोग है। प्रोटोजोआ है वो भी सूक्ष्म जीव है, एक प्रोटोजोआ वर्ग है जो जंतुओं का। इसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं जो नग्न आंखों से आपको दिखाई नहीं देते हैं। आपने सुना होगा अमीबा, वो एक इसी का जीव है। तो इसमें सबसे पहले रोग जो पड़ रहे हैं वो निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस, ये कि ऐसा रोग है जिसमें नींद आती है। ठीक है, तो इसका जो रोग कारक है वो ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ है। इसका रोग कारक कौन सा है? ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ है। ये ट्रिपेनोसोमा जो है वो परजीवी के रूप में रहता है। कौन सी मक्खी के ऊपर? सीसी मक्खी के ऊपर रहता है। ठीक है, सीसी मक्खी जो है उसके ऊपर ये परजीवी या इसके पेट के अंदर परजीवी के रूप में ये रहता है। ठीक है, और जब ये मक्खी किसी भी व्यक्ति को काटती है तो उसके लार के साथ ये उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है और कौन सा रोग उत्पन्न करता है? निद्रा रोग उत्पन्न करता है। अब इसमें क्या होगा कि लसिका ग्रंथियां बढ़ जाएगी व्यक्ति की। जो लसिका ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां जो होती हैं वो बढ़ जाती है और इसमें शारीरिक और मानसिक निष्क्रियता आ जाती है। ना तो उसमें शरीर के प्रति कोई एक्टिविटी दिखाई देती है और ना ही मेंटली रूप से, वो सोता रहता है। ठीक है, शरीर में दर्द होएगा, कमजोरी आ जाती है। तो इसके लिए क्या होता है कि पहली चीज तो ये है कि जो जहां पर भी ये मक्खियां पाई जाती है उनको नष्ट कर दिया जाए दवाइयों का छिड़काव करके, तो ताकि मक्खी काटे ही नहीं। दूसरी, इसके जो कोर्स होता है मेडिकली वो लेना पड़ता है, तो ये रोग ठीक होता है। पेचिस रोग पड़ रहे हैं प्रोटोजोआ जनित। प्रोटोजोआ जनित में है पेचिस रोग। पेचिस एक तरीके से दस्त होता है। कौन से प्रोटोजोआ द्वारा होता है? एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा होता है। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा ये रोग होता है। ये परजीवी कहाँ रहता है? बड़ी आंत के अंदर रहता है। बड़ी आंत के अगले भाग जो होता है उसके अंदर रहता है। बड़ी आंत में संक्रमण कर देता है। अब जब बड़ी आंत में संक्रमण कर देगा तो जो अपना जल का अवशोषण होता है वो बड़ी आंत के अंदर होता है, तो उस कंडीशन में इसमें जल का अवशोषण नहीं हो पाएगा, तो क्या लग जाएगा? दस्त लग जाते हैं और पेट में बार बार मरोड़ उत्पन्न होती है। ऐसे लगता है जैसे बार बार शौच जाने की इच्छा हो रही है। इसके लिए क्या करना होता है कि पानी और दूध को उबाल करके पीना है। ठीक है, और साथ में कुछ दवाइयां जैसे एंट्रिकोनोल है, आयरोफोरम है, मेक्साफोरम है, ये दवाइयां इसके काम में ली जाती हैं। प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोआ है, जिससे कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मलेरिया एक बुखार है। मलेरिया आपने सुना भी होगा, मलेरिया बुखार है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया फीवर उत्पन्न करता है, बुखार उत्पन्न करता है। बुखार हो जाती है, मलेरिया एक बुखार का प्रकार है। प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रोस ने की थी। रोनाल्ड रोस ने इसके बारे में बताया था। प्लाज्मोडियम की 2-3 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा एक फेल्सीपेरम होता है, वो सबसे ज्यादा घातक मलेरिया उत्पन्न करता है। इस प्लाज्मोडियम का ये भी परजीवी है। परजीवी किसका है? मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर ये रहता है, इसकी लार के अंदर। मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर परजीवी के रूप में ये रहता है। इसमें लक्षण क्या है? सर्दी के साथ बुखार लगती है, जड्डा लगेगा व्यक्ति को और उसके साथ बुखार चढ़ जाएगी। और इसमें क्या हो जाता है? आरबीसी नष्ट होनी शुरू हो जाती है और खून की कमी हो जाती है। तो इसके लिए कई औषधियां हैं। कुनेन इसकी सबसे बेस्ट दवाई है, पेलोड्रीन है, क्लोरोक्विन है, ये इस प्रकार की इसकी मलेरिया रोग की दवाई है। ठीक है, अब आता है पायरिया। पायरिया जो है ये मुंह में होने वाली बीमारी है, प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। कौन सी? अमीबा के द्वारा होती है। कौन सी अमीबा? एंट अमीबा जिंजीवेलिस जो है
इसके द्वारा ये होती है। तो इसमें होता है कि पायरिया बदबू आती है मुंह के अंदर, ठीक है। मसूड़ों से मवाद निकलेगी, खून निकलता है और दांत और जड़ों, जो दांत की जड़ें होती है उसमें घाव हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि भोजन के अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा के अंदर, प्रचुर मात्रा के, बाकी खाने से ये ठीक हो सकती है। यानी कि रेशेदार भोजन करना है, उसमें खनिज है, विटामिन है, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। काला अजार रोग है, ये एक अजार का प्रकार है। अपने साधारणतः बोला जाता है कि अजार निकल गया होता किससे, लिस्मानिया डोनोवेनी नामक से होता है। ये लिस्मानिया डोनोवेनी एक प्रोटोजोआ है जो सैंड फ्लाई या बालू मक्खी के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर भी बुखार ही होता है, बुखार हो जाता है और बिल्कुल कमजोरी आ जाती है, ठीक है। ये तो थे प्रोटोजोआ जनित रोग। अब कुछ रोग ऐसे हैं जो कृमि जनित है, कृमि या हेलमिंथ जनित रोग हैं। कृमि मतलब धागे जैसी संरचना के जो कीड़े होते हैं उनके द्वारा रोग जो उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कहते हैं कृमि जनित रोग, ठीक है। जैसे नारू रोग है या बाला रोग या गिन्नी वर्म बोलते हैं। ये नारू रोग पहले बहुत ज्यादा चलता था, बहुत ज्यादा होता है कि जैसे नारू रोग का व्यक्ति है वो पानी में पैर डुबोता था तो बाहर से उसमें छोटे छोटे कीड़े से निकलते थे, वो नारू रोग था। किसके द्वारा होता है, ड्रेकनकुलस के द्वारा होता है, ड्रेकनकुलस के द्वारा नारू रोग होता है। अब ये खत्म हो गया है भारत के अंदर। संचरण जो है वो दूषित जल के द्वारा होता है, ज्यादातर पांव से ही ये निकलते थे और दूसरे व्यक्ति को संक्रमित भी करते हैं, तो पांव के द्वारा ही, जो पांव से मतलब अंदर ये प्रवेश करता है। 2000 में WHO ने भारत को नारू उन्मूलन देश घोषित कर दिया था। दूसरा रोग है फाइलेरिया या हाथी पांव रोग या हील पांव या एलिफेंटियासिस। इसमें व्यक्ति का जो पैर होता है वो हाथी जितना मोटा हो जाता है, सूजन आ जाती है, उसमें बहुत ज्यादा मोटाई ली होती है, जैसे दूर, इसलिए इसको मतलब पैर फूल करके मोटा हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि पैर मोटा दिखाई देता है, कहते हैं हाथी जैसा पैर हो गया, ठीक है। किसके द्वारा होता है, वुचेरिया ब्रैंकोफटाई के द्वारा होता है। ये भी धागे जैसा सूत्रकृमि है। वाहक कौन होती है, मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है, क्यूलेक्स एक मच्छर है, उसके द्वारा ज्यादातर ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। इस रोग में क्या होता है कि लसिका वाहिनियां जो होती है, लसिका वाहिनियां जिसमें लसिका बहता है उसको बोलते हैं। एक तो होता है रक्त अपने बॉडी के अंदर, दूसरा होता है लसिका जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लेकिन वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, वहां पर करता है जहां पर रक्त नहीं पहुंच पाता है, तो उन ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है एस्केरियासिस। ये एस्केरिस के द्वारा होता है। ये भी आंत का परजीवी है, आंत के अंदर रहता है, ये कई जगह घूमता है। इसकी लाइफ साइकिल जो है वो पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके से घूमती है, लेकिन आंत के अंदर ये अंडे देता है, वहीं पर ये मैच्योरिटी उत्पन्न करता है। इसमें क्या होता है कि आंतरिक रक्तस्राव होगा, पेशियों में कमजोरी आ जाएगी, बुखार होगा और आंत में अवरोध उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। फैलता कैसे है, गंदी मिट्टी से फैल सकता है, मल से फैल सकता है, या दूषित पानी या भोजन ग्रहण कर लिया, इसके अंडे उसमें लगे हुए हैं, तो व्यक्ति को ये भी रोग हो सकता है, जिसको एस्केरियासिस से कहते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से हैं और हेलमिंथ या कृमि जनित रोग कौन से हैं। अभी तक अपन रोग कौन से पढ़ रहे थे, संक्रामक रोग पढ़ रहे हैं। कंटिन्यू कौन सी क्लासें चल रही है, संक्रामक रोग की चल रही है। कितने पढ़ लिए हैं, वायरस जनित पढ़ लिए हैं, बैक्टीरिया जनित पढ़ लिए हैं, प्रोटोजोआ जनित पढ़ लिए हैं, फफूंद जनित पढ़ लिए हैं, और लास्ट अपन ने कृमि जनित रोग पढ़ लिए हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे तौर पर संक्रमण करके फैलते हैं। नेक्स्ट अपन करते हैं असंक्रामक रोग, जो दूसरे व्यक्ति में सीधे तौर पे फैलते नहीं हैं। असंक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे संपर्क के द्वारा नहीं फैलते हैं। केवल जो एक व्यक्ति के अंदर रोग हुआ है वही दूसरे व्यक्ति के अंदर सीधे तौर पे नहीं हो पाता है। जैसे कोई व्यक्ति मोटा हो गया है, उसमें मोटापा है, उसकी चर्बी या फैट बढ़ गई है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उससे संक्रमित नहीं होगा। इस प्रकार के रोग क्या कहलाते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे कुछ रोग है जिनके बारे में चर्चा करते हैं। पार्किंसन रोग है,
पार्किंसन रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र से संबंधी रोग है। इसमें नर्वस सिस्टम के अंदर दिक्कत आ जाती है, जैसे कोई व्यक्ति है हाथ पांव में उसमें कंपन होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब जब हाथ पांव में कंपन होता है तो जो नर्व जो होती है वो उन गति पर नियंत्रण नहीं रख पाती है, मतलब कोई चीज पकड़ते हैं तो उसमें सुन्नापन फील होता है, मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है, मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। जब तंत्रिकाएं जो कार्य करने का मतलब मांसपेशियां जो कार्य करती है उसमें तंत्रिकाएं हेल्प करते हैं, और जब तंत्रिकाएं सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो मांसपेशियों की जो मोशन है वो नहीं हो पाता है, और कौन सा रोग हो जाता है, पार्किंसन रोग हो जाता है। नेक्स्ट है अल्जाइमर। अल्जाइमर जो रोग है वो मस्तिष्क से संबंधित रोग है। ये बुढ़ापे में होता है, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके टिश्यू है वो डेड होने लग जाते हैं, उन डेड टिश्यू होने के कारण ये जो है रोग हो जाता है। मस्तिष्क संबंधी रोग है, मानसिक रोग है, जिसमें जो बूढ़े लोग हैं उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। ये इसका पता भी नहीं चलता है, धीरे धीरे होता है ये, ठीक है। इससे मानसिक क्रियाएं प्रभावित है, उसको याद नहीं रहता है, थोड़ी देर बाद वो भूल जाता है, इस प्रकार की कंडीशन होती है, और अंततः जो टिश्यू है वो डेड हो रहे होते हैं, तो उनके लिए अपन रिनोवेशन कर भी नहीं सकते, जीर्णता तो आती ही आती है। नेक्स्ट है डायबिटीज या मधुमेह रोग या शुगर। बहुत ज्यादा प्रचलित रोग है, जिसमें मोटापा है उसमें ये चीज देखने को ज्यादातर मिलती है, डायबिटीज। इसमें क्या कौन सा अंग प्रभावित होता है, अग्नाशय। अग्नाशय एक ग्रंथि होती है, जैसे यकृत है वैसे ही अग्नाशय भी ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। अग्नाशय में बीटा कोशिकाएं होती है, वो इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती हैं। ये इंसुलिन क्या काम करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता रहता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, और ये ग्लाइकोजन जो है वो यकृत में इकट्ठी होती रहती है, ठीक है, जिससे आपकी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं वो मतलब सही ढंग से चलती रहती हैं। जब क्या होता है कि इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ये ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में बदलना बंद कर देते हैं। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगी, ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगी तो जो बॉडी के फिलामेंट्स होते हैं उन फिलामेंट्स के अंदर या तंतुओं के अंदर फैट होती है जो स्टोर्ड होती है, स्टोर्ड फैट और प्रोटीन होती है। ये भी क्या होती है कि जब ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो रहा तो मेटाबॉलिक क्रिया प्रभावित हो रही है, तो ये भी क्या है, नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब जो ग्लूकोज है वो किस में मिलना शुरू हो जाएगी, सीधे रक्त में मिलना शुरू हो जाती है, ब्लड में मिलना शुरू हो जाती है। तो उस जो अंदर की क्रियाओं के द्वारा ये सीधे तौर पे रक्त में मिल रही थी, जो अपने अंदर की शुगर है वो ब्लड में मिलना शुरू हो जाती है, और रोग कौन सा हो जाता है, डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। ये रक्त की जो शुगर है वो बढ़ जाती है, ठीक है, रक्त की जो शुगर है वो बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन का स्रवण जो है वो इस अग्नाशय ग्रंथि ने कम कर दिया है, इस कारण ये रोग होता है। नेक्स्ट अपनी डिजीज है कैंसर। ये भी बहुत ज्यादा प्रचलित रोग है। कैंसर जो होता है वो ज्यादातर या तो धूम्रपान से होता है, या अल्ट्रावायलेट किरणें जो सूर्य की पैराबैंगनी विकिरणें आती है उनके सीधे संपर्क में रहने के कारण, या ओंकोवायरस, या फिर हेपेटाइटिस बी जो पीलिया की घातक स्टेज होती है उसके द्वारा ये रोग हो सकता है। इसमें क्या होता है, कैंसर में कुछ नहीं होता है, केवल कोई कोशिका है, उस कोशिका में विकार उत्पन्न हुआ और ये क्या लगातार वृद्धि करती रहती है, डेड सेल्स की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, डेड सेल्स की संख्या जो है वो लगातार बढ़ जाती है और गांठ जैसी संरचनाएं बढ़ती रहती हैं। तो वो क्या है, जहां पर बनी है उस मार्ग को अवरुद्ध कर देती है और अंततः व्यक्ति को कहां पर ले जाती है, डेथ की ओर ले जाती है। इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स है, बाकी रेडियोथेरेपी की जाती है, फिजियोथेरेपी की जाती है, तो इसका ट्रीटमेंट के लिए काम में ली जाती है। कुछ जीवन शैली संबंधित रोग देखते हैं। रोग पड़ रहे हैं यही डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा।
प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? जब मनुष्य में प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी से ज्यादातर रोग जो होते हैं वो बच्चों में होते हैं। जैसे सबसे पहला है क्वाशियोकोर रोग है। ये क्वाशियोकोर रोग 1 से 4 साल की आयु के बच्चों में होता है। कारण क्या रहता है इसका कि जब माँ की दूध की जगह उसको प्रोटीन कम मिलते हैं और ज्यादा ऊर्जा का उसको भोजन मिलता है, तो ये रोग हो सकता है। मतलब दूध में जो प्रोटीन होती है माँ की, वो मिलती नहीं है बच्चे को, और आहार अच्छा मिलता है लेकिन उसमें क्या होता है कि उच्च ऊर्जा होती है। तो उस कारण क्या हो सकता है, उस बच्चे का लीवर जो है वो फैटी हो जाता है, यानी कि फैट जमा हो जाती है, बच्चा मोटा होता है, मोटा दिखाई देता है। उसमें लक्षण क्या रहेंगे? त्वचा शुष्क हो जाएगी, त्वचा के नीचे वसा जम जाते हैं, मांसपेशियां लटकी हुई दिखाई देती हैं, हाथ पैर जो होते, पेट मोटा दिखेगा, हाथ पैर पतले दिखते हैं। तो इस कंडीशन में लास्ट में क्या होगा कि मस्तिष्क की वृद्धि और विकास जो है वो रुक जाते हैं। ठीक है। दूसरा रोग है मेरास्मस। ये 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है। कारण यही रहता है कि माँ की दूध की जगह उसको उच्च ऊर्जा वाला आहार दिया जाता है, तो ये रोग हो जाता है। इसमें भी त्वचा शुष्क होगी, पतली होगी, झुर्रीदार होगी, हाथ पैर पतले रह जाएंगे, वजन बच्चे का कम रहता है, मस्तिष्क की वृद्धि भी अवरुद्ध हो जाती है और आंखें जो है वो अंदर धसी हुई रहती है। अपन बोल देते हैं कि बच्चा कुपोषण का शिकार है, वही मान लो एक तरीके से कि प्रोटीन की कमी होगी, बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया, उसको पोषण नहीं मिला प्रॉपर तरीके से, तो ये रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो ज्यादातर अपन 5 विटामिन की चर्चा करते हैं। विटामिन ए को रासायनिक, कई बार सीधे सीधे एग्जाम में रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनोल है। रेटिनोल है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी जिसको रातिंदा बोलते हैं, मतलब व्यक्ति को रात में नहीं दिखता है, अंधेरा होने के बाद उसको दिखाई नहीं देगा, उसको क्या बोलते हैं? रतौंधी। विटामिन ए से रिलेटेड जो जैसे गाजर है, इस तरीके की जो सब्जियां हैं वो खानी चाहिए जो विटामिन ए से भरपूर होती हैं। गाजर में विटामिन ए अच्छा पाया जाता है। ठीक है। विटामिन बी जो है वो थायमिन कहलाती है। ठीक है। ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, यानी कि इससे जो रोग होता है वो बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है। ठीक है। विटामिन बी के कई प्रकार है, B1, B2, B6 वगैरह काफी है, तो उनकी अलग अलग चर्चा करना ज्यादा उचित रहता है, उस हिसाब से ही उसका उपचार किया जाता है। विटामिन सी को एस्कोर्बिक अम्ल कहा जाता है। एस्कोर्बिक अम्ल से जो रोग उत्पन्न होता है, स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, इसमें मसूड़ों से खून आने लग जाता है और जो स्किन है वो रुखी रुखी हो जाती है, स्किन को प्रभावित करती है। ज्यादातर एस्कोर्बिक एसिड जो है वो नींबू में मिलता है, ये खट्टे फलों में मिलता है, मतलब ये खट्टे फलों के अंदर पाई जाती हैं। इससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। यदि विटामिन सी का यूज किया जाए तो बंदे को कोई बीमारी नहीं, अति भी नहीं करनी है। ठीक है। उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता विटामिन सी बनाती है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं, इसकी कमी से रिकेटस होता है। रिकेटस बोलते हैं हड्डियों का रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, खोखली हो जाती है, उसमें हड्डियों में चटक चटक की सी आवाज आती रहती है, वो रिकेटस रोग होता है। विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं, इसकी वजह से नपुंसकता उत्पन्न होती है, अर्थात बांझपन की स्थितियां भी पैदा हो सकती है। मतलब रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है उसके अंदर ये पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं हो पाती है। विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरोल कहते हैं, इसकी वजह से नपुंसकता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो इनकी कमियों को दूर करने के लिए अच्छा आहार लेना चाहिए, जिनमें ये इनके सोर्स है उनको स्पेशली खाना चाहिए। जब किसी में ये हो जाती है तो ये इसका ट्रीटमेंट है। बाकी टेबलेट्स सभी विटामिन की अवेलेबल है, जो दवाई डॉक्टर के अकॉर्डिंग ली जाती है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे आनुवंशिक रोग। आशा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि अच्छा लग रहा है क्या, क्लास समझ आ रही है क्या।